Good afternoon, all. Afternoon, sir. You're able to hear me clearly? Yes, sir. Yeah. तो currently I am क्या? Which कांचन? Uruli उरुली Kanchan. कांचन। ऐसे हमारे क्लास में भी एक दो कांचन है शायद, है ना? Yes, sir. क्लास में भी कुछ कांचन है। हाँ। और कल्पना, तुम मुझे कल बुला रही थी ना घर पे तुम्हारे Yes. इधर ही बोले ना तुमने? मैं बुला रहा हूँ। अभी बुला रही हूँ। ये तो इधर तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे मैं हूँ। सब जगह सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे तो हैं। और ट्राई करो, दिख जाएगा। और ट्राई करो। यहाँ सब जगह चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है। एक रिजॉर्ट है ये। पहले रिजॉर्ट था, अब यहाँ गुरुकुल बन गए। मेरा ही है सर वो। तुम्हारा ही है क्या? ये तुम्हें पता ही है। तुम तो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, ये सामने एक झोपड़ी दिखा, तुम्हारा घर है क्या वो? हाँ सर, उधर ही हूँ सर। अच्छा, वही है तुम्हारे घर। आता हूँ मेरे को क्लास के बाद। अच्छा, कल हमने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सब पढ़ा था। प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था। प्रॉपर्टीज हो गई थी। सिस्टम और प्रॉपर्टीज और पाथ्स, है ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत पढ़ा था हमने शायद। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन होते हैं? सर दो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ, intensive properties are properties which those are who independent of amount of material Amount of matter, but dependent matter. on nature of matter. करेक्ट। वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। जो डिपेंडेंट होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। लास्ट हमने ये बात पढ़ी थी। अब वो सेक्शन खत्म होने के बाद सेकंड सेक्शन में हम जाते हैं इस चैप्टर का। हमने कल बोला था पाथ फंक्शंस दो होते हैं। कौन कौन से? वाटर, सॉरी, वर्क एंड हीट। वाटर। वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट, ये दो ही है जो पाथ फंक्शंस है ना। ये कल डिस्कस किया था हमने। तो अब ये दो पाथ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं एज अ टॉपिक। फर्स्ट हम बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क। अच्छा, एनी वन ऑफ यू डिफाइन वर्क? काम। क्या आप वर्क को डिफाइन कर सकते हो? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। Amount of force applied in the फिजिक्स में एक चैप्टर भी है ना, direction वर्क of- और एनर्जी करके। Yes sir. energy spent WP चैप्टर है आपका फिजिक्स के अंदर, वर्क और एनर्जी। Yes sir. So force applied to work, displace a बोलते हैं ना, object. वर्क इज सेट टू बी डन। A work is work is set to be done when To displace a object. When there is displacement occur in the object. When an object is displaced from one place to another place by the application of an external force, है ना? Yes sir. तो बात बताओ, अगर मान लीजिए अपना साहिल जो है, जो घर का दीवार है ना, दीवार भी बहुत फोर्स अप्लाई कर रहा है। Yes sir. धक्का मारा दीवार को, क्या वर्क होने वाला है? No sir. Displacement zero है। वर्क क्या होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो। तो वर्क इन फिजिक्स अगर हम बात करते हैं, वर्क इज गिवन बाय, अगर dw लिखता हूँ, that is dw is given by force, it is a dot product, right? इस हिसाब से अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, Yes sir. dw is a dot of force and displacement। ना फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से और वहां से एंटर करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन से वर्क डन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होने का फोर्स कितना अप्लाई करो कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल ए फ्रीली फॉलोइंग बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन क्या होगा? Zero.
0। यहाँ पे क्या दिक्कत है, फोर्स 0 है ना। जब Yes, मैं ये sir. बोलूँ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, falling under gravity, and we are not taking gravitational force into the picture. We are talking about the external force applied. So a freely falling body में displacement तो है, पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के कारण वहां भी क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन इज 0 अगेन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो वर्क के लिए फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। अब देखो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है सब कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स से बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इस टर्म्स में ही सब कुछ बात करना है अपने। ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स वाला बात है। दिस इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक वर्क, दिस इज अ मैकेनिकल वर्क। F into ds, that work is called as mechanical work, but we want a thermodynamic work. Say for example, यहाँ पे आपका गैस है, पूरा गैस मान लेते हैं, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन डाल दिया। ठीक है, अब ऊपर से जो है ना, आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, कंप्रेशन होगा, होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. मानो पिस्टन जो है नीचे मूव करके यहाँ पे आ गया कुछ समय के बाद। पहले यहाँ पे था इनिशियली, अब जो है यहाँ पे आ गया फाइनली। इसका हम कंप्रेशन बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कंप्रेशन। अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स टू केमिस्ट्री। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने जो अप्लाई किया प्रेशर है। अब फोर्स और प्रेशर का आपस में रिलेशन क्या है जानते हैं आप? प्रेशर इज नथिंग बट Pressure is equal to force पर upon यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ओनली। तो दिस इज प्रेशर। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स को लिख सकता हूँ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी। ये डीएस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट है ये। दिस इज योर डीएस। सर एरिया पूरा लेना है या फिर सिर्फ जो हिस्सा आप प्रेस कर रहे हो पिस्टन का वही वाला एरिया लेना है? एरिया इज ऑलवेज ए क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जब एरिया आप लेते हो ना, एरिया परपेंडिकुलर एरिया, मतलब ये एरिया लेते हो, ये वाला। ये तो जैसे जो आपको कंटेनर दिख रहा है, ये 2D में देख रहे हैं, 3D में इट लुक लाइक सिलेंडर ना। एक सिलेंडर समझो आप, सिलेंडर या फिर अगर आप स्क्वायर लो, रेक्टेंगल जो भी लो, जो बेस होगा ना, इसका बेस, ये बेस ही यहाँ भी होगा। दिस बेस इज ए योर क्रॉस सेक्शनल या फिर परपेंडिकुलर एरिया टू दिस प्रेशर। ये पूरा एरिया लेंगे आप इसका, सही है नहीं? अगर ये सर्कल है इसका बेस, तो सर्कुलर एरिया रहेगा, रेक्टेंगल है स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन दैट, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ या वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज P dV. तो वर्क डन, now here we have derived it as pressure into dV, change in volume. तो if you observe carefully, यहाँ वॉल्यूम का बदलाव हो रही है ना। पहले इतना वॉल्यूम था, ये मान लेते हैं V1 है, फिर वॉल्यूम इतना हुआ है, ये है V2। तो dV क्या है? dV is V1 minus V2, ये V2 minus V1, जो भी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज वर्क डन। सबको समझा डेरिवेशन? सिंपल डेरिवेशन। वर्क डन Yes, इज sir. P डेल्टा V। तो वी राइट P dV या P डेल्टा V लिखते हैं हम इसको। तो वर्क डन इज बेसिकली P डेल्टा V। पर अब देखो, ये चीजें हम
दो तरीके डिराइव कर सकते हो। वर्क डन जो है, अगर आप प्रेशर अप्लाई करो ऊपर से नीचे, कंप्रेशन करो तो ये वर्क डन होगा, या फिर अगर इसका एक्सपेंशन हुआ गैस का, पहले ये नीचे था है ना, यहाँ से प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चला गया, मतलब एक्सपैंड हुआ ना, तो क्या हुआ, ये एक्सपैंड हुआ। एक्सपेंशन हुआ तो भी उसको हम वर्क डन ही बोलेंगे। कंप्रेशन में वर्क डन हो रहा है। Yes, दोनों sir. में फॉर्मूला पी डेल्टा वी रहेगा, फर्क क्या होगा, साइन कन्वेंशन का फर्क होगा, साइन कन्वेंशन। हमको साइन कन्वेंशन पड़ेगा। दो अगर डीएस जो है दोनों में इक्वल होगा, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम इक्वली होगा कंप्रेशन या एक्सपेंशन में, तो वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, अगर प्रेशर इक्वल है, डेल्टा भी इक्वल है। परंतु दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, हमें पता होना चाहिए कि वो कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, उसके लिए हम साइन कन्वेंशन डिनोट करते हैं। तो इन साइन कन्वेंशन व्हाट हम वी इसे अज्यूम केमिस्ट्री, क्या हुआ है? सर हम सारी कन्वेंशन ऐसी दे सकते हैं कि मतलब सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे या फिर सराउंडिंग ने किया सिस्टम पे। करेक्ट करेक्ट। तो वी टेक सम assumption फॉर दिस। नाउ अगेन इन दिस क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, साइन कन्वेंशन बिकॉज़ से कन्वेंशन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, पर हम वही एज्यूम करेंगे जो हमारे लोगों ने किया, मतलब जो हमारी किताब में एजम्पशन लिया गया है। तो अगर वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब ये क्या हुआ, इसी को हम कंप्रेशन बोलते हैं, है ना। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, आप कंप्रेस ऊपर से नीचे, ये सिस्टम में यस आपका सर। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, इट इज कंप्रेशन, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो हम लेंगे इसको पॉजिटिव। यहाँ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल सी बात है। बताइए आप सिस्टम, कल मैंने क्या बोला, आप सिस्टम है ना, हम खुद एक सिस्टम है, राइट, इस यूनिवर्स में। यस सर। Yes, sir. बताइए अगर आपके लिए लोग काम करें, आपके लिए लोग काम करें, केस वन। दूसरा केस है आप लोगों के लिए काम करें, सराउंडिंग ऑन सिस्टम। क्या अच्छा लगेगा आपको? तो लोग हमारे लोग लिए हमारे काम लोग लिए करें। हमारे लिए काम तुम्हारे करें। लिए काम करे तो वो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव, यू लाइक इट, दैट इज पॉजिटिव। यू वर्क डन ऑन सिस्टम, इट इज पॉजिटिव, यू लाइक इट, ऐसे याद रख सकते हैं आप। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है, ये तुमको अच्छा लगता नहीं, नहीं है, तुम काम नहीं करना नहीं। चाहते किसी के लिए, राइट। यू डोंट वांट टू वर्क अंडर समबडी, यू वांट पीपल टू वर्क अंडर यू, यस सर। दैट इज कॉल्ड एज, इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये लॉजिक से आप ये साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं। यहाँ कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस पी डेल्टा वी, तो लोग क्या बोलेंगे, आपने कंप्रेशन के लिए लिखा है फॉर्मूला। अगर आप एक्सपेंशन के लिए लिखना चाहते हो तो ये क्या, माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा फॉर्मूला, दिस इज फॉर एक्सपेंशन। और जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट समझते हो आप, जैसे मोबाइल नो में सर। डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं ना, डिफॉल्ट रिंगटोन, सर कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ वो सेट रहता है, यही डिफॉल्ट है इसका, ये डिफॉल्ट है, पर तुम चाहे तो कुछ और तो बदल सकते हो। वैसे जो डिफॉल्ट, जो अगर कोई क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, देयर इज नो मेंशन, है ना, ऐसा कोई मेंशन नहीं कि डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे आप, एक्सपेंशन। प्लस। एक्सपेंशन जो है डिफॉल्ट है, अगर मेंशन नहीं किया है समझ जाना वो एक्सपेंशन ही हो रहा है, और एक्सपेंशन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल आप करना जनरली। अगर कंप्रेशन हो रहा यस है सर। तो उस केस में क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है करके, है ना, यू अंडरस्टैंड। तो कंप्रेशन तब ही प्लस लेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यू फॉर्मूला, इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डब्ल्यू, इज माइनस पी डेल्टा वी, इज ए बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला एक्सपेंशन के लिए। अनलेस दे से फॉर कंप्रेशन क्या होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कंप्रेशन के लिए प्लस होता है, पता है, याद रखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में कंप्रेशन का दिया रहता है। नोट कर लिया है चीज आपने? यस सर।
यूनिट्स इन कन्वर्जन। वर्क डन का जो ऐसा यूनिट क्या है? जूल। यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। जूल्स। और कुछ अगर बाकी यूनिट्स यूज करते हैं वर्क डन के लिए, वो यूनिट्स है you can also use for work done the rest of units are अर्ज या फिर लीटर एटमॉस्फेयर या फिर कैलोरीज या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिर अदर यूनिट्स ऑफ वर्क डन। सर लास्ट वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो मैक्सिमम फिजिक्स के जो टर्म्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही होते हैं, पर यहाँ भी यूज करते हैं केमिस्ट्री ईवी के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सब इसमें तो कुछ कन्वर्जन्स जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि किसी को पता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 calorie how many joules? 4 point approximately से 4.2 याद रख सकते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर में remember these conversions, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। यस सर, रिटर्न। तो ये देख के कुछ लग रहा है क्या? बताइए। जैसे कन्वर्जन आपने देखा जूल में, कैलोरी में और लीटर एटमॉस्फेयर में, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? लीटर एटमॉस्फेयर। सर जूल। जूल कैसे बड़ा होगा? 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101 जूल्स होते हैं। तो कौन बड़ा, लीटर एटमॉस्फेयर बड़ा है कि जूल बड़ा है? लीटर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो 1 कैलोरी से 4 जूल होता है, पर इसमें 100 जूल होते हैं, तो ये बड़ा होगा ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, फेमस क्वेश्चन है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज लीटर एटमॉस्फेयर। और इसे कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आता है, बहुत से न्यूमेरिकल्स के ऊपर है जहाँ पे क्वेश्चन में लीटर एटमॉस्फेयर में दिया रहता है पर आंसर जूल्स में दिया रहता है, तो कन्वर्जन आना चाहिए। अब याद रखना यहाँ पे जो हमने वर्क के लिए यूनिट्स पढ़ा है, कन्वर्जन पढ़ा है, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर हीट आल्सो। यस सर। के लिए भी सेम थिंग एप्लीकेबल है। Whatever we studied about the work done, units and conversion, same thing is applicable for heat too. Because work is just another form of energy only. Heat is what? अगर heat को अगर हम बात करें, heat क्या है? Heat is one form of energy. हाँ, it is a form of energy, right? Heat energy. Yes, sir. It is one form of energy only. And energy and work are interconvertible forms. Because अगर आप में energy है, तो आप energy डालते हो ना work करने के लिए, तो आपका हम बोलते हैं एनर्जी यूज हो गया इसमें वर्क डन में, तो उसका मतलब आपका एनर्जी कन्वर्ट हो गया वर्क के अंदर, आपका एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो गया। फिर वो वर्क कोई और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और के लिए। Yes, sir. आपने उसके ऊपर वर्क किया तो आपका एनर्जी गया, और उसके लिए उसको एनर्जी मिला इन अदर फॉर्म। कुछ वर्क में यूटिलाइज हो गया, कुछ एनर्जी आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उसके वर्क और हीट के यूनिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो अलग से कुछ नहीं है। डेफिनेशन की बात करें तो हीट इज जस्ट अ सर इसका साइन डेल्टा क्यू होगा ना? हाँ, हम डेल्टा क्यू यहाँ पे यूज नहीं करते, हम क्यू बोलते हैं बस, क्यू।
हीट सर इज डिनोटेड बाय न्यूमेरिकल्स के लिए मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहा हूँ, क्यू यूज करते हैं बस, काफी हो गया। हम डेल्टा एच यूज करेंगे बाद में, हीट के लिए क्यू काफी। कर लिया, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। सर का एको हो रहा है। कौन आ रहा है? सर आपकी आवाज गूंज रही है। सर आप बाहर चेयर है क्या? अभी ऑडिबल है क्या आप क्लियरली? यस सर। नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू और सम पीपल यूज एज ई। कुछ किताब में यू दिया है, कुछ किताब में ई दिया है, हम दोनों यूज कर लेते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? नाम में ही कुछ रखा हुआ है ना, कुछ बता रहा है हमको नाम, है ना? क्या आपके अंदर एनर्जी है? यस सर। यस सर। एनर्जी है, क्या बात है। बताइए आपके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है? सर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी है, और मस्कुलर, ग्रेविटी, एनर्जी है, और साउंड, पिलर, सर हीट, सर वाइब्रेशनल, सर हीट वाइब्रेशन एनर्जी एनर्जी, है, और सर हीट एनर्जी, सर हीट भी तो हाँ हीट एनर्जी है। एनर्जी है, वेरी गुड, हीट एनर्जी, और सर मॉलिक्यूलर एनर्जी, क्या बात है। ठीक है, और केमिकल एनर्जी है, केमिकल बोल सकते हो उसको, मॉलिक्यूलर को मैं, हाँ सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल दो। है ना? ऐसे कितने मैकेनिकल एनर्जी है ना? ऐसे हम डीप में जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, और माइन्यूट क्वांटिटी में है ना? ऐसे बहुत प्रकार की एनर्जी बॉडी के अंदर हमारा है। तो जब मैं बात करता हूँ इंटरनल एनर्जी, उसका मतलब कोई एनर्जी नहीं है ना, हमारे अंदर बहुत सारे प्रकार की एनर्जी है। ये सबका सम टोटल करेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटरनल इंटरनल एनर्जी। So it is nothing but it is the summation of all the edges, that is mechanical energy, kinetic energy, potential energy, electrical energy, etc. It is a summation of all the energies present
in a system. क्या आप में से कोई मुझे ये बोल सकता है कि आपके अंदर कितने मात्रा में इंटरनल एनर्जी है? कैन यू टेल द क्वांटिटी? नो सर। No, sir. कुछ एनर्जी ऐसे हैं जो मेजरेबल है ना, जैसे कि हीट एनर्जी है, तो आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग थर्मोमीटर, Right. है ना। कुछ चीजें कैसे हैं, मेजरेबल है, और कुछ एनर्जी ऐसे हैं जो इमेजरेबल है, Yes, sir. जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी एनर्जी है, हम जानते हैं, पर वो कितने मात्रा में ही मेजर करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम में कितना है, ये कोई बता नहीं सकता है Yes, sir. एट दिस मोमेंट। Yes, sir. सो इट इज not possible to measure the absolute value of total internal energy. But we can calculate the change in internal energy. चेंज को हम मेजर कर सकते हैं कुछ हद तक, बट कितना है वो नहीं। उससे देखो, इवन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यू डोंट स्टडी अबाउट द पोटेंशियल, यू स्टडी अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जो वोल्टेज की आप बात करते हो वो क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है? Sir, potential difference. Potential difference. Potential difference. और कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करना आसान, Yes, sir. उससे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है ना। हाँ, निकाल सकते हो कब, अगर दो पॉइंट हम तुम लेते हो, अगर एक का तुमको पता है तो और एक का निकाल सकते हो, और ऐसे ही किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं, इसलिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करते हैं। डिफरेंस मींस चेंज इन पोटेंशियल, तो उसको लेके हम सब कुछ रेफरेंस लेके कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। यहाँ पे ऐसा ही है, वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी सिस्टम, बट वी यूज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो यू का इस्तेमाल नहीं, बल्कि इस्तेमाल करेंगे हम डेल्टा You. यू का। जहाँ तक सुनो नोट कर लिया। Yes, sir. अभी हमने वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी क्यों देगा पता है? ये पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये तीनों का इस्तेमाल होने वाला है उसके मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमने तीनों डेफिनेशन देख लिया। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ। क्या कोई आप में से बोल सकता है, किसी को पता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस जैसे सर। कर लो कुछ लोग उत्सुक थे, हुआ था। हाँ बताइए, यस सर। बोलो ना सर। Sir, it said that the energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम डियर? Sir Shivam. शिवम जी। तो ये लॉ बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वो सब जानते हैं, तो ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बहुत तरह डिफाइन कर सकते हैं इस लॉ को। पहले वो लिख लेते जो आपने बोला है। This law states that
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इसका और एक टेक्निकल डेफिनेशन ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, the total energy of the universe always remains constant. जो यूनिवर्स की अगर हम बात करें, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं शुरुआत में, तो यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी था पहले 100 साल पहले, क्या आज भी एनर्जी उतना ही रहेगा? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आज भी उतना ही रहेगा और आज से 100 साल का उतना ही रहेगा। फिर फर्क क्या होगा कि हो सकता है 100 साल पहले वो एनर्जी जो है, बहुत सारा एनर्जी कुछ और फॉर्म में था, आज कोई और फॉर्म में, उसका फॉर्म बदल गया होगा, है ना? जो विंड एनर्जी था बहुत सारा, ये लोगों ने क्या विंड मिल बना बना के क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने घर पे इस्तेमाल कर करके उसको मैकेनिकल, लाइट और हीट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? ये एनर्जी का जो है कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, परंतु टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज वही तो ये बोला है ना, ये एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ना उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म और एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये सेम बात है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं और उसी को फिर ये ऐसे ही बोलता है। केमिस्ट्री में टेक्निकली हम ऐसे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी of the universe always remains constant. और इस जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है इस प्रकार से, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, this energy is either in the form of Q or in the form of W. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखते हैं। हमने जो है कल 4 थर्मोडायनेमिक डेल्टा प्रोसेस वी के क्या बारे में है? बात किया था, किसी को याद है 4 कौन कौन से हैं? Which are those 4 thermodynamic processes? भूल गए? Adiabatic Isochoric Isothermic. process, isobaric process, isothermal, process, adiabatic process, adiabatic. cyclic process, reversible, irreversible. इसने 4 के बजाय 7 बता दिया है ना, और ही बता दिया। सर ले लो, एक्स्ट्रा ले लो आप, है ना? 4 तो आपने पूछा, 4 Yes, लो sir. सर, और 3 बोनस भी रख लो आप। लेकिन yes. तो भी डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस, वो 4 जो मुख्य हमने बात किया था। ये फर्स्ट लॉ, उन प्रोसेस में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। क्या इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, इक्वेशन को बदलना पड़ेगा? तो इसके ऊपर ये वो एक चैप्टर में ध्यान देना आप, इन दिस चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पेशली। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, और जनरली फिजिकल में जो है ना फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, पर ये ऐसा एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल से फोकस नहीं होता है। इस चैप्टर का हर एक स्टेटमेंट पे फोकस होता है। इस पे फॉर्मूलास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूलास पे ही आते हैं। फॉर्मूलास पूछते हैं, ये लॉ जो है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में से फॉर्मूला क्या होगा, ये कंडीशन में से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ बदलते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, उससे भी ध्यान से देखना। ये फर्स्ट लॉ डिफरेंट प्रोसेस में कैसा काम करने वाला है, ठीक है? तो पूरा हेडिंग लिख लेते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ
thermodynamic first law in different thermodynamic processes. लिखा हेडिंग सर ये क्या है? अरे ऐसे ही कर रहा हूँ यार ये लिखा हेडिंग लिखा क्या यस सर। तुम लिख देते बस अपने में देख रहा था यस यस तो सी वन बाय वन देखते हैं अभी सबसे पहला कौन सा प्रोसेस था आइसो isothermal और यहाँ हमने क्या बोला था व्हाट इज कांस्टेंट temperature टेम्परेचर इससे पहले टेम्परेचर कि मैं आगे इसको डिराइव करूँ सिचुएशन को मैं बताना चाहूंगा इंफॉर्मेशन जो इंटरनल एनर्जी है ना जैसा हमने देखा उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है परंतु उसको किसी से रिलेट करना था तो हमने साइंटिस्ट लोगों ने जो है उसको रिलेट किया किससे बिकॉज एक ही मेजरेबल क्वांटिटी वो है टेम्परेचर है ना हीट ये टेम्परेचर बोल सकते हो यूजिंग थर्मोमीटर एंड ऑल दिस थिंग्स तो यू को जो है हमने माना है इस assumption में एज फंक्शन ऑफ टी इफ यू टाइप इन गूगल करेंगे तो विकिपीडिया में आपको इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन भी मिल जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे 1/t स्क्वायर प्लस 3 by समथिंग टी क्यूब ऐसे थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टी एक बड़ा फॉर्मूला उसको डिराइव जो हमारे सिलेबस में नहीं है हम इतना समझना अपने इतना ही है कि u जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ t u इज अ फंक्शन ऑफ t मतलब जो भी t में बदलाव करो तो u बदलाव होगा नहीं होगा अगर आप t चेंज करोगे जैसे हम बोलते हैं मैथ्स में यू से y इज द फंक्शन ऑफ x है ना fx बोलते हैं आप उसका मतलब क्या x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है मैथ्स आता होगा यस सर ज्यादा बोल रहा हूँ जान दो आता हाँ इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल y का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तब मैं बोलता हूँ y जो है इज अ फंक्शन ऑफ x अगर x में परिवर्तन करोगे तो y परिवर्तन उसका होने वाला है वैसे तो u इज अ फंक्शन ऑफ t तो अगर मानो यहाँ पे t कांस्टेंट है तो u क्या होगा सर जीरो। सर यू भी कांस्टेंट होगा u भी कांस्टेंट होगा सर हाँ यस सर बिकॉज इन हाँ बराबर इन आइसोथर्मल प्रोसेस t इज नॉट चेंजिंग डेल्टा t क्या है यहाँ पे 0 है अगर डेल्टा t 0 है तो डेल्टा u क्या होगा जीरो। जीरो 0 होगा ये इस बात सभी सहमत है ना डेल्टा यस u विल सर बी 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस अब इसका फर्स्ट लॉ देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या होगा अब हम जानते हैं फर्स्ट लॉ का एक्चुअल कैसा होना चाहिए फर्स्ट लॉ होना चाहिए डेल्टा u इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू w पर यहाँ डेल्टा डेल्टा u क्या हो जाएगा जीरो डेल्टा u क्या 0 हो जाएगा ना तो यस इक्वेशन सर क्या बन जाएगा q प्लस w इक्वल टू जीरो। दैट मींस यू कैन आल्सो राइट इट एज q इक्वल टू माइनस w या w इक्वल टू माइनस ठीक है वैसा ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको यस सर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द फर्स्ट लॉ विल बी ऑप्शंस दिए रहेंगे तो एक ऑप्शन दिया रहेगा जहाँ पे यदि ऐसा दिया रहेगा तो फिर w इक्वल टू माइनस q इक्वल माइनस दिया रहेगा इट इज करेक्ट शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन यस और सर। यू राइटिंग यस सर सेकंड वन इज आइसोफोरिक यहाँ क्या कांस्टेंट है जी वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा v क्या होगा जीरो सर zero 0 हो जाए चेंज इन वॉल्यूम इज 0 है ना yes sir यस सर डेल्टा v इज v2 माइनस v1 v2 और v1 दोनों एक ही है डेल्टा v 0 हो जाए और डेल्टा v 0 हो जाए तो हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इज p डेल्टा v ना yes वर्क sir डन इज p डेल्टा v तो यस डेल्टा सर v इज 0 वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा yes sir जीरो
दैट मींस फॉर आइसोकोरिक इज ऑलवेज, तो वर्क डन 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा देखते हैं, इसका फर्स्ट लॉ क्या होगा। फर्स्ट लॉ होना चाहिए था कैसे, ऐसा होना चाहिए था, पर अब W क्या होगा, 0 हो गया, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे कन्वर्ट हो गया फर्स्ट लॉ इक्वेशन। किसी कोई शंका इसमें? नो सर। डन। Yes, sir. Yes, sir. Bye. Sir, delta U is equal to delta W. प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा P इज 0। अब डेल्टा P से कोई रिलेशन है किसी का क्या? वर्क का रिलेशन किससे है, P से है ना, डेल्टा P से नहीं है। Yes, sir. तो डेल्टा P के 0 होने से वर्क 0 नहीं होगा, क्यों, तो डिपेंड है ही नहीं है, क्यों भी 0 नहीं होगा, और डेल्टा U भी इस पे डिपेंड है, डेल्टा 0 नहीं होगा। मतलब for isobaric process the first law will be remaining as it is। डेल्टा P के 0 होने से कुछ होने वाला नहीं है, तो फर्स्ट लॉ जैसे का वैसे ही रहेगा। Yes, sir. एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कंडीशन क्या है, Q इक्वल टू Q equals to 0. 0. तो फिर फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, U is equal to delta W. U is equal to Q W. equals to डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। This topic is over. Going to the next topic. Though we are supposed to do some numericals and also note some points on work, because I do not have the book now at this moment, orally Kanchana. So I will go to the next topic, theory part only again, and So Monday we chapter will के last में कर लेंगे। चैप्टर लास्ट में नहीं करेंगे, मंडे करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर आगे जाएंगे। Okay, sir. फिलहाल के लिए तो वेस्ट करना टाइम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखिए यहाँ से चैप्टर शुरुआत होती है। अब चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर्ली मैं, देखना हर चैप्टर का अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक क्या है, क्या पता सर, हाँ पता नहीं सर, चैप्टर ही है ना। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, पूरा ब्रांच है, एक अलग से रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक के अंदर 2 सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2, there are 2 subjects and there are huge, you know, books। जितना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मिला के वो उससे मोटे मोटे बुक्स है इसके ऊपर, एक एक पेज की उतने इक्वेशंस होते थे। इट्स अ बिग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पर उस चीज को हमारे जो सिलेबस में जो है बहुत ब्रीफ, बहुत मतलब मानो ABCD की तरह
जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है वैसे दिया हुआ है, बस बहुत लाइटली टच किया है बस, तो सर चैप्टर के आपको रूप में दिया है। में तो इंटरेस्ट था इस क्या? ब्रांच क्या है? हाँ हाँ, सर आपको केमिस्ट्री में क्या इंटरेस्ट बोले? था क्या? इट्स एक्चुअली बिग कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन। बहुत लोग यही पूछते हैं कि अगर आप ऑल इंडिया 6th रैंक थे सर, तो आपने केमिकल क्यों लिया, है ना? यू शुड हैव टेकन CS इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, पर प्रॉब्लम ये था कि हमारे टाइम पे मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि कौन सा ब्रांच अच्छा है कौन सा बुरा है, बिकॉज मैं गाँव से था ना। तो जब मुझे और उस टाइम क्या था, हमारा काउंसलिंग होता था, जहाँ काउंसलिंग के लिए गया था, हमको बस डायरेक्टली इतना फॉर्म वगैरह इतना सब आपको उठाने आज के जैसा नहीं था। बोले तुमको क्या चाहिए, विच कॉलेज यू वांट, डायरेक्टर ने पूछा। ये चाहिए, ये रैंक के बच्चे को बुलाते हैं, उसको पूछो कौन सा कॉलेज चाहिए, ये अवेलेबल है, टिक मारो, जो तुम मिल गया। नेक्स्ट रैंक आओ, क्या चाहिए तुमको, ऐसे। तो जब मुझे पूछा ना कौन सा ब्रांच चाहिए कौन सा कॉलेज चाहिए, तो मैंने बोला NIT वारंगल। रीजन ये नहीं था कि हमको, मुझे पता था कि NIT वारंगल अच्छा है, मुझे पता था कि घर के नजदीक है, घर के वो नजदीक है। जब मैं बोला कौन सा ब्रांच चाहिए, मैंने बोला केमिस्ट्री मुझे पसंद है इसलिए केमिकल चाहिए। बस। वो तो बाद में समझा वो टॉप ब्रांचेस क्या होते हैं, लोअर ब्रांचेस क्या होते हैं, दैट्स तो डिफरेंट अब थिंग। आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप क्या कर रहे हो? जॉब? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। पढ़ा रहे हैं हमको और उतना ही पार्ट टाइम? ये पार्ट टाइम होगा ना? ये मेरा पार्ट टाइम जॉब। हाँ, हाँ ये मेरा पार्ट टाइम ही है। सर की खुद की मेरा मेरा एकेडमी है। ब्रांच से और डिग्री से कोई संबंध वाला काम नहीं कर रहा हूँ मैं। है ना, मैं बिजनेसमैन। समाज सेवा कर रहे क्या? वो तो जीवन का लक्ष्य था, और उसके लिए मैं फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत समाज सेवा कर रहा हूँ। कुछ ट्रस्ट में ट्रस्टीज हूँ, है ना, कुछ ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, चल रहा है ऐसे ही। और मेनली माय प्रोफेशन इज बिजनेस, टीचिंग इज माय हॉबी। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो थर्मोडायनेमिक्स का उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा ब्रांच ओपन करके रखे हैं, रिसर्च चल रहा है, तो उसका पर्पस होगा ना, तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस चैप्टर का या फिर ये पूरा जो साइंस है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पता करना। फॉर एग्जाम्पल, अपने सोहेल ने क्या किया, एक रिएक्शन लिख दिया, x + y गिव्स z, उसके मन से, है ना, और उसने रिएक्शन बैलेंस भी कर दिया, है ना। बैलेंस करना आपको आता है सभी को, मतलब 10th में यस बैलेंसिंग में पढ़ा सर। है हमने, तो बैलेंस भी कर दे यस रही। सर। अब जो है यस बाकी सर, लोग के लिए केमिकल प्रश्न ये बॉन्डिंग है है। कि सोहेल ने रिएक्शन लिख दिया, क्या ये सच में पॉसिबल है ना। थियरिटिकली बन तो गया, ऑन पेपर बैलेंस भी हो गया, परंतु क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या क्या इन दोनों रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है, इज ए क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का उत्तर जो है, whether the reaction is feasible, that is called as feasibility of the reaction, whether this reaction is feasible or not feasible, ये reaction possible है कि not possible है, ये reaction spontaneous है कि non spontaneous है। ये सब जो प्रश्न है बेसिकली फिजिबिलिटी के बारे में, इस प्रश्न का उत्तर ही आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरा साइंस का काम यही है, पता करना कौन सी चीजें फिजिबल और कौन सा फिजिबल नहीं। केमिस्ट्री पर बात कर रहा हूँ। अब मैं बाकी 2 चैप्टर भी जो अगर हमारे U0 सिलेबस से में है ना, छोटा है उनको भी तो इंट्रोड्यूस कर है देता हूँ। feasible। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर अगर डेल्टा से छोटा है तो फिजिबल होगा ना? अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे आगे, है ना, अभी तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया। वी विल सी टू इट। मैं यहाँ पे आपको 3 चैप्टर जो महत्वपूर्ण हमारे सिलेबस के अंदर दिए हैं, वो तीनों अलग अलग ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, वो तीनों 3 प्रश्न के उत्तर है। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स देता है फिजिबिलिटी के बारे में। दूसरा प्रश्न ये उठता है, अगर मान लीजिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से आपको ये समझ गया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगला प्रश्न ये उठेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल ठीक है ना। अब क्या किया, ये रिएक्शन पॉसिबल है मैंने बता दिया, तब कल्पना ने क्या किया, अपना कंपनी शुरू कर दिया उसने, बोले हम जेड का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये शोएल ने रिएक्शन दिया है ना, ये पॉसिबल है। हाँ, समीर ने बताया रिसर्च करके।
अपना कंपनी शुरू करती हूँ क्या बनाने, जेड बनाने के लिए, और बेचूंगी, है ना, बिजनेस करूंगी। सही है ना कल्पना? किसने यस बनाया नहीं सर। जेड अभी तक, मैं बनाती हूँ, दिमाग लगाया उसने। पर प्रॉब्लम ये हुआ ना, जब वो रिएक्टर में उसने रखा एक्स और वाई को, रखने के बाद आज 5 साल हो गए, ठीक है ना, अब तक 1 ग्राम जेड बना नहीं बस। नहीं टन्स में एक्स और वाई लिया उसने, टन्स में लिया, पर कितना बना, 1 ग्राम जेड कन्वर्ट हुआ। मतलब और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, रिएक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, पर कन्वर्जन रेट क्या है ना, Yes. व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जन, कितना हद तक पॉसिबल है ना, बिकॉज हर एक रिएक्शन का 100% कंप्लीशन होता नहीं। ऐसे हमने बात की कल, कोई मशीन जो है वो 100% एफिशिएंसी देता नहीं है। कहीं भी प्रोडक्शन जो भी होता है, देखेंगे आप, कहीं इंडस्ट्री के अंदर, कभी इंडस्ट्री में वेस्ट निकलता ही निकलता है। हर प्रोडक्शन में वेस्ट क्या होता है, निकलता है। मतलब वेस्ट कहाँ से आया, रिएक्ट जो आपने रॉ मटेरियल वहीं से आया ना, पूरा का Yes, पूरा sir. रॉ मटेरियल थोड़ी जो आपका प्रोडक्शन में यूज हो गया है, प्रोडक्ट बन गया है, नहीं, थोड़ा बहुत तो वेस्ट निकलती है अलग फॉर्म में। तो पूरा कन्वर्जन नहीं होता है, 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है आपको, और पूरा पर कन्वर्ट भी नहीं होता, कुछ अपना ऐसे बच जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखिए आपका जो है यील्ड कितना हो रहा है, या फिर अपना कितना हद तक वो रिएक्शन हो सकता है, कितना हद तक वो हो सकता है। दूसरी बात ये, कितना फास्ट वो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन का स्पीड क्या है, मतलब पर डे इतना कन्वर्जन होगा, है ना, तो कितना साल वेट करना पड़ेगा मुझे रिएक्शन होने के लिए ना। अब 5 साल हो गए 1 ग्राम बना अभी तक, अब ये भी नहीं पता है कि सिर्फ 1 ग्राम बनने वाला है कि 10 ग्राम बनेगा, उसका और 10 साल वेट करना। तो और क्वेश्चन उठ जाते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना, स्पीड कितना होगा रिएक्शन का, है ना, पर सेकंड कितना कन्वर्जन होगा, पर डे कितना कन्वर्जन होगा। एंड एक्शन मतलब क्या, उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, व्हाट इज यील्ड, मतलब सिर्फ 60% ही कन्वर्ट होने वाला है, 70% कन्वर्जन देगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एंड ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास चैप्टर है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल है चैप्टर आपके पास, 11th में ही है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। सर। Yes, sir. बुक का लास्ट। एंड ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए चैप्टर हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 12th में है वो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर जो है ना, इस रिएक्शन के 3 प्रश्नों के उत्तर, और समझो 3 चैप्टर नहीं है, वो 3 ब्रांचेस है साइंस के। एनी हाउ, इस चैप्टर का हमारा मुद्दा क्या होगा, बेसिक मुद्दा एक है फिजिबिलिटी। एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व होता है इस चैप्टर से, वो बाय प्रोडक्ट, एक्चुअली मेन तो फिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ एक और बात जो हम देख लेंगे इधर, वो है, आपको पता होगा ना, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो होते हैं एंडोथर्मिक और कुछ होते हैं एक्सोथर्मिक। हाँ, पता है, Yes, sir. सम रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड सम आर एक्सोथर्मिक। किसको बोलते हैं एंडोथर्मिक? जिनको Sir, हीट जो दे नहीं heat पड़ती, absorb करते हैं. एनर्जी एब्जॉर्ब होता हाँ, जो जिसमें हीट प्रोवाइड जो कर रिएक्शंस जो है हीट को जाओ एब्सॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जिन रिएक्शंस को संपन्न करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना Heat पड़ता है, लगते. जिन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। और जो रिएक्शंस के होने पे हमको हीट मिलता हीट है, निकल। मतलब दे गिव आउट हीट, दे रिलीज हीट, है ना, दे एमिट हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, डेफिनेशन तो उनको पता है, पर एक रिएक्शन देख के कैसे हम थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके कैसे निकाल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना एक्सो है कि एंडो है। अगर ये एक्सो या एंडो है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है, ये सारे बातें भी थर्मोडायनामिक्स हमको समझा जाता है। ठीक है ना? तो नेचर ऑफ रिएक्शन इज एंडो और एक्सो, ये बात भी हमको इस चैप्टर से मालूम चल जाएगा, ये दोनों चीज हमको समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम ये कि रिएक्शन का फिजिबिलिटी, सेकंड प्रॉब्लम ये कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, अब देखो, जब समाज में कुछ प्रॉब्लम आता है तो लोग क्या कोई तो करते हैं, अनम्यूट है। प्रार्थना करते हैं। रितेश को अनम्यूट करने मैं ही बोलो। हूँ unmute। सर रितेश भी है। दादा हळू बोल ना. लो, किया ओके, क्या बोल रहा था मैं?
कुछ तो एग्जांपल होता था, भूल गया। व्हाट आई वाज सेइंग, सर एक्सो उदाहरण दे रहा था मैं। सर एक्सो इंडो का कैसे आइडेंटिफाई करते? नहीं, जब समाज में कुछ प्रॉब्लम होता है तब लोग जो है प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? कोई तो आएगा, कोई आएगा, है ना, भगवान। हम सबका उद्धार करेगा। नहीं, भगवान नहीं, भगवान ना आए, कोई भी आए, है ना, somebody should come, people always look for someone will come and solve our problem, समाज के सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। तो कोई तो आएगा, लोग हमेशा वेट करते रहते हैं। जैसे आजादी के टाइम पे महात्मा गांधी जी आए थे, सुभाष चंद्र बोस आए थे, भगत सिंह आए थे, ऐसे कुछ लोग थे वो जिनके वजह से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला और वो सब जो भी हुआ हुआ। तो हमेशा जो है लोग ना इंतजार करते रहते हैं। जैसे आज करप्शन बहुत बढ़ गया है, कोई तो आएगा सब सॉल्व करेगा, अरे तुम क्यों नहीं, वो अलग बात है। पर उसी प्रकार से ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे सामने है, ये कड़ा फिजिबिलिटी और एंडो एक्सो रिएक्शंस पता करने के लिए, इसके लिए भी इंतजार कर रहे थे सालों से हम, कौन आएगा। और हमारे सामने आज कौन है, पहला हीरो आ गया। कौन है हीरो? मैं। नहीं यार, ही मैन, ही मैन, यू नो ही मैन। यस सर। सर ये बहुत पुराना है ना ये हीरो तो। हाँ तो पुराने से नए में आएंगे ना। सबसे पहले आया ही मैन, वो ही मैन को ही हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एंथैल्पी। शक्तिमान। वी कॉल इट एज एंथैल्पी डिनोटेड बाय एच। अपना ही मैन है, ठीक है, ही मैन केमिस्ट्री में एंथैल्पी बोलते हैं। सच में एग्जाम में लिख मत देना, ठीक है ना, मैं बस पढ़ाई में ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। सच में एग्जाम लिख देंगे ही मैन इज एंथैल्पी एंड ऑल दिस थिंग्स, डोंट डू दैट। एंथैल्पी को हम ही मैन पकड़ते हैं, तो हीरो समझाएगा अपने को अभी सॉल्व प्रॉब्लम को। तो हमने बोला ही मैन साहब बताइए ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो ही मैन देखते हैं सुलझाता कैसे इस प्रॉब्लम को, कैसे ही मैन समझाएगा अपने को, एंडो एक्सो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे वो सॉल्व करेगा फिजिबिलिटी प्रॉब्लम। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये एंथैल्पी है क्या। एंथैल्पी नथिंग बट एनर्जी। हमने देखा थर्ड चैप्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन यस गेन सर। एंथैल्पी। तो एंथैल्पी refers to generally energy. It is a heat only. It is basically heat. It is basically heat. It is a heat at constant pressure. ऐसे बोल सकता हूँ मैं, heat evolved at constant pressure is said to be enthalpy. और enthalpy भी directly हम generally measure नहीं करते हैं, we generally measure delta change in enthalpy के इससे डेल्टा U डेल्टा H यूज करते हैं, change in enthalpy यूज करते हैं। और चेंज इन एंथैल्पी से मालूम चलता है चेंज से कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, फिजिबल कि नहीं है। तो एंथैल्पी ने क्या बोला एंडो समझाने के लिए, उसने बोला कोई रिएक्शन का डेल्टा एच जो है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू जो है अगर आ जाता है पॉजिटिव, इफ द वैल्यू डेल्टा एच इज पॉजिटिव व्हाटएवर +20 +40 व्हाटएवर पॉजिटिव में आ गया, तो फिर रिएक्शन कैसा होगा? एंडो। तो रिएक्शन जो सर है एक्सो। एंडोथर्मिक होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन जो है एक्सो होगा, ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है बताऊं? फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अब डेल्टा एच मतलब बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। अब एंथैल्पी माइनस एनर्जी, मान लीजिए स्टार्टिंग एनर्जी यहाँ पे 5 जूल था और बाद में एनर्जी 10 जूल हो गया, बढ़ गया। अब बताओ 10 - 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 जूल्स। 5 मिलेगा। एक बात बताओ, क्या एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं? नो सर। तो यहाँ क्रिएट कैसे हो गया? सर दी हमने उसको किसी और हाँ मीडियम से। मतलब क्रिएट करना पॉसिबल नहीं। यहाँ 5 जूल था, यहाँ 10 जूल कैसे हो गया? उसका मतलब हमने यहाँ 5 जूल सप्लाई किया होगा। यस सर। उसका मतलब हमने यहाँ 5 जूल सप्लाई किया होगा, तब 10 जूल हो गया, 5 5 मिला के। अगर 5 जूल सप्लाई किया है
इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे? एंडो। एंडो। इसीलिए मैंने बोला एंडो। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आया उसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, एंडो होगा। एंडो। डज इट मेक सेंस टू यू? एंडो। यस सर। द सिमिलर वे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल है और यहाँ 5 जूल है, आप डेल्टा एच क्या बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव? -5। -5 होगा, 5 - 10। तो ये कम कैसे हो गया है, उसका मतलब क्या हुआ होगा, एनर्जी चल 5 जूल एनर्जी क्या हो रिलीज हो गया है। Release. 10 जूल था, 5 रिलीज हो, 5 ही बचेगा। उसका मतलब ये कैसे रिएक्शन, एक्सिव रिएक्शन है। एक्सो। तो इट मेक सेंस टू यू कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सिव होगा। यस सर। तो अपना ही मैन ने आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि डेल्टा एच के माध्यम से आप आराम से पहचान सकते हो, और डेल्टा एच निकालने के तरीके अलग अलग। तो डेल्टा एच निकाल के हम न्यूमेरिकल्स करें कैसे निकालने का, तो डेल्टा एच निकाल लिया तो डेल्टा एच के वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप बोल सकते हो कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। क्या बात है, ई मैन ने अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। खुश आप ही मैन से? यस सर। मुखैम्बो खुश हुआ? अब फिर भी आप खुश नहीं है, क्यों पता है, इंसान ऐसा ही है। लालची। आपका 2 काम है सर वो और एक काम किसी ने किया तो आप खुश नहीं हो, क्या बोलते हो, और एक काम बचा है ना अभी तक। यस सर। अरे भाई जो किया उसके तो कम से कम थैंक यू भी बोलो, नहीं नहीं बोलेंगे। और एक सर काम पूरा बचा है ना, साथ में। वो भी करो। अपेक्षा बहुत ज्यादा है इंसान की। ठीक है, पूछ लेते हैं हम, ही मैन जी, ही मैन आप जो है हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए। तो ही मैन ने क्या बोला हमसे, ही मैन ने ऐसे बोला जितने भी नहीं कर पाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो सभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। देखो जब मैं बोलता हूँ स्पॉन्टेनियस, अच्छा डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस? जो सडन रिएक्शन अपने आप सडन। से होते हैं, है ना, जो रिएक्शन अपने आप होते हैं, जैसे कि क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना, टेस्टिंग। हाँ, रस्ट। रस्टिंग करेक्ट। और जितने भी नेचर में रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन। जितने भी रिएक्शन नेचर में हो रहे हैं वो सभी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस ही है, बिकॉज यस वहां सर। पे आप इन्वॉल्व थोड़ी होते हो ना। जो भी नेचर में रिएक्शंस होते हैं वो अपने आप हो रहे हैं, इंसान को इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं, नो सर। कोई इंटरफेरेंस की हमारी वहां पे आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हो रहे हैं। तो ऑल द नेचुरल रिएक्शंस, ऑल द गॉड मेड रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होते हैं। अच्छा, ऐसे रिएक्शन को भी हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं जो भले ही शुरुआत में अपने आप ना हो, पर अगर आपने स्टार्ट कर दिया और छोड़ दिया अपने आप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंबशन, है ना, अपने आप आग लगता नहीं है, पर अगर आपने पेपर को बर्निंग आग ऑफ लगा के कैंडल। छोड़ दिया, बस इग्नाइट कर दो, बस स्टार्ट कर दो, फिर अपने आप जलता रहेगा, है ना वो। Even यस सर। such reaction can also be called as spontaneous reactions. We just need a starting ignition. स्टार्ट करना है, उसके बाद वो अपने आप चलता रहेगा लगातार। Even such kind of reactions can also be called as spontaneous reactions. Non spontaneous reactions वो होते हैं जो अपने आप नहीं होते हैं, जिसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन रिएक्शंस को हम लैबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में परफॉर्म करते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन वी यूज कैटलिस्ट, रिएजेंट एक्सेट्रा टू परफॉर्म दोस रिएक्शंस, बिकॉज वो अपने आप होने वाले नहीं है। और उन्हीं रिएक्शंस को हम मोस्ट ऑफन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि वो उनमें क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, वो बार बार पीछे की ओर आ जाता है। तो वैसे रिएक्शंस को हमें जो है ना जबरदस्ती कराना पड़ता है,
जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। क्यों स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के मुकाबले बहुत अधिक स्टेबल है। जब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट जो है फटाफट मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, किसका एग्जाम्पल लूं मैं? कल सूरज था, आज को चंद्रमा। कौन? सर सर विघ्नेश। विघ्नेश। मान लीजिए विघ्नेश जी आप है क्या? अरे कहा तूने विघ्नेश बोला? विघ्नेश तो है ही नहीं। हाँ विघ्नेश जी, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, से अल्लाटप्पा कंपनी मान लेते हैं, ठीक है ना। अल्लाटप्पा कंपनी जो है आपको पे कर रही है मंथली 10,000 रुपीज, ठीक है। अब जो है दूसरी कंपनी आती है, वो कंपनी आपको पे कर रही है, मान लीजिए दूसरी कंपनी है वड़ा पाव कंपनी। वड़ा पाव कंपनी आपको बोल रही है कि आपको मंथली जो है ना 10 लाख पे करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल यू डू? सर वड़ा पाव कंपनी। जाओगे नहीं जाओगे? भाई यहाँ 10,000 मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, वहां पे तुम सोचोगे क्या? कुछ नहीं, तुरंत, है ना। सर अब भी रिजाइन करते हैं, तुरंत आते कंपनी में आपके, अब भी ज्वाइन ले लो मेरा, है ना। तुम सोचोगे भी नहीं, अरे वो कंपनी छोड़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये कुछ जरूरत नहीं है, तुरंत ले लो सर, 10 लाख मिल रहा है। पर विघ्नेश मान लो, या ये मतलब केस अगर कैंसिल कर, दूसरी केस लेते हैं। तुम अलर्ट अपनी कंपनी में थे जहाँ पे 10,000 को मिल रहा था। अब मान लो तुम्हारा फोन आ रहा है, और कौन सी कंपनी का नाम ले, कोई नाम बोल दो यार, टेढ़ा मेढ़ा कंपनी। ठीक है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा कंपनी जो है वो तुमको ऑफर कर रही है 10,001 रुपए। व्हाट डू यू थिंक? ना इस बार जो है ना अब केस 1 में विघ्नेश ने बिना सोचे जो है वहां एग्री भी कर लिया, और बिना सोचे रिजाइन भी कर चला जाएगा। पर अभी इस केस में थोड़ा से वो उतना फास्ट करोगे तुम? हम डिपेंड अब करेंगे ना। तुम देखो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, 10 साल से, है ना। मान लो 10 साल से अब यहाँ काम कर, रिलेशन है बॉस के साथ, सब अच्छा चल रहा है। अब वो 1 रुपया एक्स्ट्रा के लिए आप जाओगे क्या? फॉर 1 रुपी? आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, आई लिव प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, है ना, है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीमेंट आई कैन नॉट लीव माई बॉस एंड माई कंपनी। फिर आप क्या बात करोगे? नैतिकता बात करोगे, है ना। प्रिंसिपल्स के बारे में बात करोगे, सिद्धांत के बारे में बात करोगे। देखा लोगों को आपने, ऐसे होते हैं। यस सर। They talk about principles and philosophy in sometimes, but जब उनके लाइफ में ऐसा मौका मिलता है ना, तब सारे सिद्धांत जो है पानी में चले जाते हैं, रखे जाते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। जब मान लो रिएक्टेंट के फेज में उसका स्टेबिलिटी एक्स है, और प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी वाई है, और वाई अगर मान लीजिए एक्स से बहुत गुना ज्यादा बड़ा है स्टेबिलिटी, तो रिएक्टेंट अधिक सोचता नहीं है, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और वो रिएक्शन कभी रिवर्सिबल नहीं होता है, वो चलता रहता है आगे की ओर। पर मानो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी में उतना अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। तो क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वापस से रिएक्टेंट में आ जाएंगे, फिर यहाँ से वहां जाएंगे, और कंफ्यूजन रहता है, डायलेमा रहता है, उधर जाओ इधर आओ, बिकॉज उतना अधिक अंतर उसमें स्टेबिलिटी के अंदर नहीं होता। वैसे ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। और मान लीजिए कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, है ना। हम बोलते हैं नॉट, क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि वो रिएक्शन होने पे प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जैसे गोल्ड, यू नो गोल्ड। यस बहुत लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड क्या है? नोबल मेटल है ना, नोबल मेटल। बताओ आप लोग गोल्ड को नोबल मेटल क्यों बोलते हैं? सर वो किसी के साथ मीनिंग भी क्या है? ऐसे अचानक से रिएक्ट नहीं करता। वेरी लेस वो रिएक्ट। किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना, यस सर। इसीलिए आप लोग उसको नोबल मेटल बोल के, है ना, सम्मान दे रहे हो। पर आपको बताऊं गोल्ड भी रिएक्ट करता है करके। सर कैटलिस्ट के साथ ना, मतलब। सर नहीं कैटलिस्ट जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिएक्ट करता है वो, ऑक्सीजन से।
and all that, गोल्ड sir. जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। मानो कल्पना ने गोल्ड चेन पहना हुआ है, ठीक है ना, नेकलेस पहना हुआ है। गोल्ड के नेकलेस क्यों बनते हैं पता है क्या? बिकॉज गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है, गोल्ड का रस्टिंग नहीं होता उसलिए ना। पर एक्चुअली में गोल्ड रिएक्ट करता है। रिएक्ट करते हैं। For गोल्ड sure. जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट, जिस प्रकार से आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वैसे गोल्ड भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, गोल्ड ऑक्साइड बनाता है, ऑरिक ऑक्साइड। परंतु जो ऑरिक ऑक्साइड होता है गोल्ड का, वो हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल होने के कारण जो है ना, वापस से वो ब्रेक डाउन हो जाता है गोल्ड और ऑक्सीजन के अंदर। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको समझता भी नहीं है कि आपके गले में जो ये गोल्ड है वो कब गोल्ड ऑक्साइड बन गया और वापस कब गोल्ड बन गया। दिस हैपेंस इन वेरी 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 बहुत कम समय में, इतना कि मतलब हमको समझता ही नहीं है कब ये गोल्ड गोल्ड ऑक्साइड बन गया और वापस गोल्ड बन गया है और ऑक्सीजन रिलीज हो गया है। पर एक्चुअली में रिएक्ट करता है। तो हर बंदा रिएक्ट करता है, पर क्या होता है, जिसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो फिर वापस लौट के जैसे था पहले वैसे आ जाता है। जिसको वहां स्टेबिलिटी मिल जाती है बहुत ज्यादा तो वहीं रह जाता है, और जिसका स्टेबिलिटी उतना फर्क नहीं पड़ता है तो वो डायलेमा में रहता है। कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स वहां रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहते हैं। आप समझ रहे हो केमिस्ट्री को? रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं? इस तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं जी, ठीक है। सो हमने जब ही मैन को पूछा बताइए कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन से फिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस कौन से रिएक्शन अपने आप होने वाला है, तो उन्होंने बोला जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ही सेड ऑल द एक्सो रिएक्शंस आर spontaneous reactions and all endo reactions are non-spontaneous reactions. All exo are spontaneous and all endo are non-spontaneous. ठीक है, तो ये theory था हमारा ही मैन का। पर यानी कुछ वर्क से मुझे अभी जाना पड़ेगा। पर इसका जो स्टेटमेंट इसने दिया है इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। हाँ सर, आप जो ही मैन ने एक्सेप्शन स्टेटमेंट दोगे? दिया है हाँ, इससे मैं एग्री करता नहीं हूँ। तो मैं क्यों एग्री नहीं करता हूँ और इसके लिए मैं क्या एक्सेप्शन देने वाला हूँ आपको, क्या उदाहरण मेरे पास एंट्रोपी है सर। प्रूव करने के लिए कि ही मैन गलत है, जानने के लिए आप आते इस रहिए। क्लास में आइए। आते रहिए To be चैतन्य continued. क्लासेस के अंदर। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Yes. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू धन्यवाद सर। सर। थैंक यू। Yes. Excuse me, sir. क्विकली बोलो, मेरा एक्चुअली जाना है सर बाहर। यस सर, सर वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया है। सर आप हाइड्रोकार्बन से पढ़ाओगे क्या? हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस टॉपिक इज नॉट टॉट। जनरली वो टॉपिक्स हम लास्ट से पढ़ाते बिकॉज वो अलग ही है, मतलब ओके सर, थैंक यू। वो कनेक्टिंग टॉपिक्स नहीं है।